सभी मित्रों का स्वागत है और सभी को मेरा सादर नमस्कार। डॉक्टर सदन झा जी जो व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे उसका विषय है एक नई भाषा का उदय, देवनागरी जगत में देखना और दिखाना 1850 से 1920। डॉक्टर झा सेंटर फॉर सोशल स्टडीज सूरत में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आधुनिक भारत का इतिहास उनका अध्ययन और शोध का क्षेत्र रहा है। अब मैं डॉक्टर झा से निवेदन करूंगी कि वो अपने व्याख्यान की शुरुआत करें। जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, ये विषय मैंने इस पर काम करना तो शुरू बहुत दिन पहले किया, करीब अब 1 दशक होने को आए, और तब से कुछ काम करता रहा। अपने पीएचडी के दौरान भी इस पर, जो इसका एक छोटा सा हिस्सा मेरे पीएचडी का एक चैप्टर बना। लेकिन फिर जैसा कि कई बार होता है, चीज़ें छूट जाती हैं, और फिर जब तीन मूर्ति से न्योता आया तो मुझे लगा कि ये एक मौका है वापस इस विषय पर आने का। अभी भी मैं कहूँ तो ये लेख ये शोध बहुत मुकम्मल नहीं हो पाया है। इसे आप वर्क इन प्रोग्रेस कर सकते हैं, और इसका मुझे इसलिए भी ये यहाँ कहना जरूरी लगता है कि आप लोगों के सुझाव, आप लोगों के क्रिटिसिज्म काफ़ी मदद करेंगे इसको फर्दर रिफाइन करने में। हिंदी बोलने लिखने का आदत थोड़ा छूट सा गया है, इसीलिए यदि बीच बीच में मैं अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करूं तो मुझे क्षमा करेंगे। कोशिश होगी कि मैं अधिक से अधिक बात कहूं हिंदी के ही शब्दों में। मैं आज कुछ पढ़ूंगा और कुछ फिर बातें करूंगा, कुछ दिखाऊंगा। तो ये थोड़ा सा उतना एक जिसको कॉम्पैक्ट कहते हैं प्रेजेंटेशन शायद ना हो, इसके लिए भी मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ। मैं बात शुरू करूंगा। ये तो मैंने एक रखा है। कई बार ये भी होगा कि जो चित्र आप देखेंगे उसका सीधा सीधा संबंध जो मैं बात कर रहा हूँ उससे ना होगा। ये मैंने जानबूझकर किया है। ये नहीं कि जो चीज़ आप देख रहे हैं उसका मैं इंटरप्रिटेशन करूं, वो उससे बचने के लिए ये थोड़ा सा मैंने अनोखा रास्ता अपनाया है। तो बात मैं इससे नहीं शुरू करूंगा जो अभी आप देख रहे हैं। बात मैं शुरू करूंगा हिंदी प्रदीप एक पत्रिका निकलती थी, मासिक बालकृष्ण भट्ट उसको निकाला करते थे। तो इसका ये पहला अंक है। उसका आवरण पृष्ठ है ये आप शायद दूर से पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा। अब ठीक है। मैं इसी से एक वाक्य है जिसको कोट करता हूं, और यह है, देखने और दिखाने की इच्छा निकाल दी जाए तो जनाकीर्ण जगत और जीर्ण अरण्य बराबर हो जाए। यह हिंदी प्रदीप के जुलाई 1883 से के एक लेख से लिया गया है। इलाहाबाद से निकलने वाली चर्चित मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप ने अपने जुलाई 1883 अंक में 4 पृष्ठों का एक लंबा लेख प्रकाशित किया। इस लेख का शीर्षक था देखना दिखाना। हिंदी प्रदीप का यह आलेख देखने दिखाने की क्रिया को सभ्यता के मूल में स्थापित करता है। यह लेख इस कथन के बाद देखने दिखाने की इस क्रिया को विकास हेतु मानवीय उद्भावना के केंद्र में रखता है।
और देखने दिखाना तथा तमाशा के बीच के सीधे संबंध को रेखांकित करता है। यहाँ यह भी दिगर हो कि यह आलेख देखने दिखाने की तार को जोड़ते हुए हाल में हुए राजकीय दरबार की आलोचना पर जाकर खत्म होता है। लेख के अनुसार, और मैं कोट करता हूं, इसी देखने दिखाने का दूसरा नाम तमाशा है। सच पूछो तो यह जगत ही एक तमाशा है। तमाशा क्या है? अरबी शब्द शब्दार्थ देखने की जगह और केवल चक्षु इंद्रिय का विषय है। बहुत लोग कहते हैं कि सब वस्तु देखी नहीं जाती, किंतु जो देखने योग्य है वही देखी जाती है। परंतु आज तक ऐसा कोई न मिला जो देखने से पहले यह विचार लेता हो कि जो देखने योग्य हो उसी को देखे। ना यही कोई निर्ख कर सकता है कि देखने योग्य क्या है और क्या नहीं। हमें खूब याद है कि जब रानी महारानी के ज्येष्ठ पुत्र ने इसी भाग्यहीन भारत को अपने चरण कमलों से कृतार्थ किया था, उस समय हर कोई शहरों में उनके देखने का कैसे भीड़ जुटती थी। मुझे यहाँ लगता है कि कुछ शब्द गलत हैं जिससे बात नहीं बनती है। हिंदी में पता नहीं सिख को कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी में आप SIC लिख देते हैं ब्रैकेट में, तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे लिखते हैं, इसीलिए मैं फिर से ये वाक्य कहता हूं। हमें खूब याद है कि जब रानी महारानी के ज्येष्ठ पुत्र ने इसी भाग्यहीन भारत को अपने चरण कमलों से कृतार्थ किया था, उस समय हर कोई शहरों में उनके देखने का कैसे भीड़ जुटती थी। लोगों को जो मेहनत पड़ी, जो मुसीबत सहने में आई, जिनके जिनके एहसान को सहना पड़ा, जो बेइज्जती हुई, वह हमारे कितने पाठकों को आज तक याद होगा। पर यह हमसे कोई बताए कि प्रिंस के साथ कौन चीज देखने लायक थी। कोटेंट्स। इसी हिंदी प्रदीप ने अपने 1 साल पूरे होने पर सन 1878 के अगस्त अंक में एक कजली भी प्रकाशित किया था, जो यहां तवज्जो चाहता है। टिक्कस लागल रे, कस कस के छोर अपना रोजगार, टिक्कस लागल आए। बादल पागल सब संसार टिक्कस लागल है। नगर नगर सब गलिन में घुमले, छेकल आए दुआर। डगर डगर में चिपकल कगजवा, देखहु नैन पसार, टिक्कस लागल है। कचहरिया में चलल पियदबा, कड़िले आए पुकार। 9 तारीख लो आपन टिक्कस, दाखिल करयूं निकाल, टिक्कस लागल है। होए पास चुपके ही, दय धालो नहीं लहू उधार। गिरो धरो जो ऐसे न पावो, मेहरी की नथिया उतार, टिक्कस लागल है। काल परल वा अन्न न जुड़ले, मच रही हाहाकार। इतनी विपतिया माथे पड़े लहू, टिक्कस कै धुधकार, टिक्कस लागल है। चैनी कजलिया बहुदिन गैले, सुख हूं कौन अपार। एसल फिरंगिया टिक्कस लगौलई, बिगर गयल सब तार। टिक्कस लागल रे, कसकस के छोड़हु अपना रोजगार। अप्रैल 1886 में हिंदी प्रदीप में छपा यह एक और विज्ञापन देखा जाए, जो कलकत्ता आर्ट स्टूडियो 185 बॉबाजार स्ट्रीट के बारे में था। विज्ञापन कहता है, 200 किस्म की उम्दा और खूबसूरत हिंदी देवी देवताओं की आधे दाम में एक साथ 5 रुपये की तस्वीर लेने पर 3 तस्वीरें देवी देवताओं की और 1 तस्वीर लॉर्ड लैंसडॉन और उनकी लेडी साहबा की मुफ्त में। ये 3 उदाहरणें हैं साहित्य के 3 अलग अलग रूपों की। एक आलेख है, तो दूसरा कजली और तीसरा एक विज्ञापन। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लिए गए ये 3 नमूने, जहां एक ओर अपने समय के साहित्य के देवनागरी प्रिंट साहित्य के आकाश की तरफ इशारा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पहले दोनों संदर्भों में, जहां देखना दिखाना जो लेख है और कजली में, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों और साम्राज्य से जुड़ी चेहरों की आलोचना को साफ तौर पर पढ़ा जा सकता है।
लेकिन इन दोनों ही ऐतिहासिक संदर्भों के साथ जो तथ्य मेरे लिए यहाँ खास तौर पर मानीखेज है वह यह कि ये तीनों एक ऐसे समय को भी समझने में हमारे लिए सहयोगी हो सकते हैं जब भारत में व्यापक पैमाने पर मशीनी तरीके से चित्रमय प्रिंट, मुझे बहुत सही शब्द नहीं समझ में आ रहा था, मैं बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ मैकेनिकल एंड मास रिप्रोडक्शन ऑफ पिक्टोरियल रजिस्टर्स इन प्रिंट। तो मशीनी तरीके से जो चित्रमय प्रिंट का उत्पादन होने लगा था उसके बारे में ये हमें कुछ अंतर्दृष्टि दे सकते हैं। सन 1850 के मध्य या फिर कहें कि 1860 के दशक के शुरू से ही भारत में फोटोग्राफी तेजी से फैली और साथ ही देखने के इर्द गिर्द एक विशेष किस्म का विमर्श भी आकार लेने लगा। साथ ही यह वह समय था जब देवनागरी के प्रिंट कागज पर लिथोग्राफी और अन्य तकनीकियों से अक्षर के साथ चित्रों को भी छपे जाने का प्रचलन बढ़ा था। हम इन मुद्दों पर विस्तार से वापस आएंगे। यदि इन तीन उदाहरणों को हिंदी प्रदीप के अपने संदर्भों में आंका जाए तो ये इस मासिक के विषयों की विविधता को भी दर्शाता है जो एक ऐसे पत्रिका की रुझानों से हमारा रूबरू कराता है जो उत्तरोत्तर हिंदू संप्रदायवादी नजरिए के करीब माना जा सकता है। पर इन सब के साथ साथ देखने दिखाने की इस लेख में जो विशिष्ट है वह है एक नैतिक राजनैतिक भाषा का उपयोग। इस भाषा का इस्तेमाल बहुत इशारतन देखने लायक और जो देखने लायक नहीं है के बीच के भेद को दर्शाने के लिए किया गया है। यहाँ प्रिंस को देखने के प्रयासों की निरर्थकता बताते हुए पूरे प्रकरण को तमाशा करार दिया गया है और पाठकों को एक तरह से इस तमाशे से बचने की हिदायत भी दी गई है। नैतिक भाषा का प्रयोग करते हुए दिखने से संबंधित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। एक अन्य स्तर पर यह लेख, देखने दिखाने का लेख, एक साथ इस भेद, देखने योग्य और देखने अयोग्य के बीच के अंतर को भी सिरे से नकारता प्रतीत होता है जब यह लिखता है कि, और मैं कोट करता हूं, आज तक ऐसा कोई न मिला जो देखने से पहले यह विचार लेता हो कि जो देखने योग्य हो उसी को देखे। ना यही कोई निर्ख कर सकता है कि देखने योग्य क्या है और क्या नहीं। जो बात मेरे लिए सबसे अहम है वह यह कि यह लेख देखने और दिखाने की क्रिया को, इस इच्छा को सभ्यता जनित विमर्श के निर्धारक के रूप में स्थापित करने का यत्न करता है। देखने और दिखाने की इच्छा निकाल दी जाए तो जनाकीर्ण जगत और जीर्ण अरण्य बराबर हो जाए। देखने के इर्द गिर्द केंद्रित यह सौंदर्यानुभूति, विजुअली ग्राउंडेड एस्थेटिक इंपल्स जिसको आप कह सकते हैं, हमें आधुनिकता के उस भाषा की ओर ले जाता है जिसकी तरफ अनेक विद्वानों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। और हम वापस आएंगे इस विमर्श की ओर, जहां हमें बताया गया है कि आधुनिकता के दावे मूल रूप से दिखाने और प्रदर्शन अर्थात डिमॉन्स्ट्रेशन के दृश्य व्याकरण, विजुअल ग्रामर से संरचित हुए हैं। देखने दिखाने का यह आलेख, इस आलेख को और अन्य दोनों उद्धरणों को इनके अपने ऐतिहासिक संदर्भों में इस समय से आते अन्य साक्ष्यों के बरक्स रखकर आंकने की जरूरत है। देखने दिखाने के ऊपर दिए गए वक्तव्य, तमाशा, दरबार की आलोचना आदि को इस समय के देखने के इतिहास में प्रवेश करने के जरिए के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम इन बारीकियों में जाएं, हिंदी प्रदीप का एक संक्षिप्त विवरण हमारे लिए आगे बढ़ने में मददगार होगा। हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका था जो इलाहाबाद से निकला करता था। इसके संस्थापक संपादक प्रकाशक थे बालकृष्ण भट्ट, 1844 से 1877। नहीं, यहाँ कुछ गलत है, ये 1877 नहीं होगा। खैर, जिन्होंने महारानी विक्टोरिया के द्वारा 1876 में हिंदुस्तान की साम्राज्ञी
की पदवी ग्रहण करने के 1 साल बाद सितंबर 1877 में इस मासिक का प्रकाशन आरंभ किया। साहित्यिक इतिहासकार मारियोला अफरीदी के अनुसार बालकृष्ण भट्ट पहले थे जिन्होंने छात्रों को राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया। हिंदी प्रदीप उन छात्रों के वित्तीय सहायता से स्थापित हुआ था जहां भट्ट पढ़ाया करते थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु के करीबी समर्थकों में से थे और भारतेंदु के प्रति उनकी श्रद्धा और उनका समर्थन हिंदी प्रदीप के पन्नों में खूब झलकता है। यद्यपि कि सांप्रदायिक रुझान इन पृष्ठों में बहुत साफ साफ झलकता है और जिसका तेज धीरे धीरे बढ़ता ही गया, खासकर 1880 के दशक में, फिर भी इस मासिक का पाठक हिंदी प्रदीप के विषयों की विविधता को सराहे बिना रह नहीं सकता है। आवरण पृष्ठ इसके फलक को उचित ही उद्भासित करता है, जिसके अनुसार, और ये आवरण पृष्ठ देख सकते हैं, ये वॉल्यूम 1 नंबर 3 है, जिसके अनुसार यह मासिक विद्या, नाटक, समाचारावली, इतिहास, परिहास, साहित्य, दर्शन, राज संबंधी इत्यादि विषय में प्रकाशित किया करता था। हमें इसके राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य भी निम्न पदों से ज्ञात होता है, जो आप यहां भी देख सकते हैं। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे, बच दुसह दुर्जन वायु मो मणि दीप समथर नहीं टरे, सुझै विवेक विचार उन्नति कुमति सब यामै जरै, हिंदी प्रदीप प्रकाश मूर्खतादि भारत ताम हरै। यहां भी दृश्य की भाषा प्रकाश और अंधकार के विरोधाभास के साथ आता है, तो आनंद विवेक विचार के साथ जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर एक ऐसी दशा का उल्लेख हो रहा है जहां देश दयनीय अवस्था में निरीह भाव से है, जिसका उद्धार होना जरूरी लग रहा है। यह इस समय कोई नई बात तो थी नहीं। ऊपर जिस कजली का जिक्र मैंने किया वह भी सीधे सीधे इसी अवस्था की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन साथ ही कजली यह भी तो कह रहा है कि नगर नगर सब गलिन में घुमले छेकल आए द्वार, डगर डगर में चिपकल कगजवा देखौ नयन पसार। तो ये जो कागज जो चिपके हुए हैं, जिसको कि आंखें पसार कर देखा जा रहा है, हम उसका इतिहास कैसे लिख सकते हैं? और कहीं उसका इतिहास जब हम वो इतिहास राष्ट्रवादी आख्यान में कहीं उलझकर गायब तो नहीं हो जा रहा है। किस तरह का दृश्य, किस तरह के शहर की दीवार यहाँ है, और यह हमें किस तरह की व्याख्या, किस इतिहास की मांग करती है? खैर, जो बहुत साफ है यहाँ वह है अंग्रेजी सरकार का कड़े शब्दों में आलोचना, धिक्कार का भाव लिए हुए एक लेख का शीर्षक है अंग्रेजों ने हिंदुस्तान कैसे फतह किया और कैसे इसका शासन करते हैं। ये 1885 के अक्टूबर में छपा था। हिंदी प्रदीप के बहुतेरे लेखों, नाटकों, व्यंगों और कविताओं में भारत के साथ एक दैवी का भाव भी जुड़ा साफ ही दिखता है, जिसकी बृहद पुनरावृत्ति आगे आने वाले समय में हम पाते हैं और जिसके संबंध में इतिहासकारों ने हाल के दशक में बहुत कुछ लिखा भी है। हिंदी प्रदीप में श्रीधर पाठक का एक लंबा काव्य भारत श्री प्रवासिनी और राधाचरण गोस्वामी का अनुवाद भारतवर्ष में यवन लोग, भारत के इस नारी देह के विस्तृत वर्णन के लिए विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। खैर, यहाँ इस लेख में मैं राष्ट्र के इस नारी देह की बात नहीं करते हुए देखने दिखाने के वृत्तों पर ही ध्यानस्थ रहने की कोशिश करूंगा। 19वीं सदी का उत्तरार्ध भारत के इतिहास लेखन में राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद के लिए एक महत्वपूर्ण दौर रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में यह समय कई ऐसे घटनाओं का साक्षी रहा है जिसने आने वाले समय को परिभाषित किया। 1857 की क्रांति, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन में सत्ता का हस्तांतरण आदि ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। जैसा कि बर्नार्ड कोहेन लिखते हैं, और मैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए कोट कर रहा हूं, अगले 2 दशकों में सत्ता का एक सिद्धांत सूत्रबद्ध हुआ जो भारतीय समाज के समूहों के प्रॉपर
ऑर्डरिंग और उनका ब्रिटिश रूलर्स के साथ के संबंधों को तय करने के विचारों और अवधारणाओं के ऊपर टिका था। इस तरह कोहेन के अनुसार 1857, 58, 76, 1877 जैसी घटनाओं के क्रम ने एक सांस्कृतिक सांकेतिक संविधान का सूत्रीकरण किया, या दूसरे शब्दों में कहें तो आने वाले समय के लिए एक तरह की राजनीतिक भाषा गढ़े। यद्यपि कि कोहेन ने पूरा ध्यान ब्रिटिशों के द्वारा इस अथॉरिटी के संरचना और उसके रिप्रेजेंटेशन पर लगाया, लेकिन यह भी सुझाते हैं कि जब भारतीय अपने राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती वर्षों में राजनीतिक अभिव्यक्ति का विकास कर रहे थे और इसके लिए ईडीएम गढ़ रहे थे, तो उन्होंने उसे ब्रिटिश शासकों की तर्ज पर ही ऐसा किया। कोहेन के अनुसार यह नाता 1920 में महात्मा गांधी के आने के बाद ही टूटा। इस लेख में मेरा प्रयोजन बर्नार्ड कोहेन के विचारों का खंडन मनन नहीं है। उन्होंने एक खास संदर्भों में इस सांस्कृतिक सांकेतिक सूत्र की बात कही, जिसे मैं उस संदर्भ से बाहर ले जाकर इस्तेमाल करना और फिर उसकी आलोचना करना उचित तो ना होगा। यहाँ मैं एक मिनट ये बताऊं कि ये जो सांस्कृतिक सांकेतिक संविधान, कल्चरल सिंबॉलिक कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात कर रहे हैं, यह जुमला कोहेन ने रोनाल्ड इंडियन से लिया है, जो इसको परिभाषित करने के लिए वर्गीकरण के स्कीम, वस्तुओं के कार्य प्रणाली, संबंधित अवधारणाएं, कॉस्मोलॉजीज, संसार दृष्टि, नैतिक सिस्टम, कानूनी सूत्र, सरकारी यूनिट्स की परिभाषाएं, सामाजिक समूहों की परिभाषाएं, विचारधाराएं, धार्मिक डॉक्ट्राइन्स, मिथकें, कर्मकांड, प्रणालियां और आचरण के तौर तरीके को इसके अंतर्गत लाते हैं। तो एक बड़ा फलक है। यहां मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं कोहेन का खंडन मनन नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे अंतर्दृष्टि लेते हुए उसी ऐतिहासिक कालखंड के फ्रेम के कुछ नए साक्ष्यों, विभिन्न विषयों को नए सवालों और नए नजरिए से आंकने का प्रयास करूंगा। 19वीं सदी का उत्तरार्ध भारत में साहित्य और प्रिंट के लिए भी एक अनोखा काल रहा है। जैसा मुझे उम्मीद है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने वाले परिचित होंगे, और इस विषय पर बहुत से इतिहासकारों ने लिखा भी है। जैसे बोसदार डालमिया की किताब है, जो हिंदू राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद के इतिहास को ट्रेस करते हुए इस काल में जाती हैं। हाल के वर्षों में फ्रांसिस्का ओर्सिनी ने किताब लिखी है, जहां प्रिंट और बाजार और नए नए जो रूप हैं साहित्य के, वो कैसे एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं, इसका उन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। और उन्होंने बताया कि कैसे प्रोज, पोएट्री और अलग अलग विधाएं, नाटक, सब कैसे वहाँ कैसे ट्रैफिक एक किस्म का हो रहा था, इंटरटेक्सुअलिटी की वो बात करती हैं। और यहाँ मैं एक और थोड़ा सा विस्तार में जाने के लिए या थोड़ा समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। ये है पंडित राधेश्याम कथावाचक, जिनका 1890 में बरेली में जन्म हुआ था और जो बाद में पारसी थिएटर में भी काफी नाम कमाए, और कथावाचक के रूप में तो उनकी ख्याति थी ही। तो वे अपने नाटक काल, उनका जो आत्मकथा है वहां लिखते हैं, और मैं कोट करता हूं, मेरे शरीर की अवस्था उन दिनों लगभग 8 वर्ष की थी। हिंदी मतलब लायक पढ़ ही चुका था, पढ़ी तो उतनी उर्दू भी थी। पिताजी कभी कभी भजन आदि बनाने की कविता भी किया करते थे। लावनी गाने वालों को शेरी का चस्का तो होता ही है। मेरी तबीयत भी उधर रुजू हुई। सबसे पहला गीत मैंने दही वाली का तौर दिखाना के भजन पर बनाया, करो कृपा गुरु महाराज। न्यू अल्फ्रेड के गाने बरेली के सभी गायक गाया करते थे। मैंने उनसे सुन सुनकर वे सब तर्जें याद कर ली। कंपनी अपने नाटकों के गाने छपवा कर बेचा करती थी।
उसकी किताबें भी मैंने इधर उधर से लेकर इकट्ठी कर ली। नाटक के गानों की तर्जों पर उपदेशप्रद या श्री राम श्री कृष्ण संबंधी बोल बनाकर गाने का मेरा शौक अब बढ़ा और बढ़ता ही गया। वैसे गाने श्री राधेश्याम विलास और श्री राधेश्याम कीर्तन नामावली मेरी पुस्तकों के पाठक देख और पढ़ सकते हैं। मेरी रामायण राधेश्याम रामायण भी में भी ऐसे गानों की कमी नहीं है। आगे चलकर तो मैं खुद ही तर्जे बनाने लगा जिन्हें लिखने की यह जगह नहीं है। ये आगे एक और दिलचस्प उदाहरण देते हैं जब वे अपने आनंद भवन से जुड़े अनुभव लिखते हैं कि जहां उनके अनुसार विजया लक्ष्मी पंडित को उनके गाने बहुत पसंद थे। वे लिखते हैं, उन्हें मेरा एक गाना बहुत पसंद था, अपार तेरी माया माया है तेरी अपार। नाटक की तर्ज पर बना हुआ निसार तेरे नखरे नाजो अदा पर निसार। यहां गौरतलब हो कि किस तरह जो साहित्य के रूप एक से दूसरे में सफर कर रहे हैं। एक तरफ जहां बात हो रही है निसार तेरे नखरे नाजो अदा पर निसार, वह कैसे वह तर्ज एक भक्ति का तर्ज बन जाता है जो अपार तेरी माया माया है तेरी अपार। तो कहाँ एक बिलवेड से कहाँ एक रेवरेंशियल जोन में ये ट्रांसफर हो रहा है, वो देखने का वो गौरतलब है। तो ये इंटरटेक्सुअलिटी की बात है जिसके बारे में बाकी लोग भी लिखे। फ्रांसिस्का ने बहुत विस्तार से लिखा है। और एक और जो बड़ा काम इस विषय पर हिंदी साहित्य में आया है वो उल्रिक स्टार्क का जो नवल किशोर प्रेस के इतिहास के बहाने प्रिंट तकनीकी और बाजार के बीच के जो संबंध हैं उसको बड़े विस्तार से हुए इस विषय इस लेट 19th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में वो एक्सप्लोर करते हैं। तो एक तरफ ये है जहां देवनागरी या हिंदी उर्दू की बात करें तो उसका क्षेत्र है। दूसरी तरफ यही वह समय है जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया जब फोटोग्राफी बहुत तेजी से भारत में विकसित हो रहा था। फोटोग्राफी जब यूरोप से भारत आने में बहुत कुछ तकनीकी जिसका बहुत कम समय लगा उसमें फोटोग्राफी भी था। और 1855 के आसपास से कई प्राइवेट फोटोग्राफिक क्लब और इंस्टीट्यूशंस ग्रुप्स कह सकते हैं वो आकार लेने लगे थे। यदि हिंदी जगत की बात करें तो भी हम कह सकते हैं मोटे तौर पे कि 1860 के दशक से फोटोग्राफी ने अपना पैर यहाँ हिंदी जगत में भी जमा लिया था। यहाँ मैं एक और डिस्क्लेमर मैं जिक्र करना चाहूंगा सुविधा के लिए कि मैं जब देवनागरी हिंदी उर्दू की बात इन तीन शब्दों का इस्तेमाल करता हूं तो मैं इन तीनों के जो बहुत राजनीतिक और उलझाऊ इतिहास है उससे परिचित हूं। लेकिन यहाँ एक बात के कहने के दौर के तरीके से मैं कभी कभी आपको लगेगा कि मैं हिंदी से उर्दू हो जा रहा हूं। और ये उलझाव कुछ उस समय का भी के भी कारण है जहां की बातें इतनी स्पष्ट नहीं थी। लेकिन इस उलझाव से बचने के लिए भी मैंने देवनागरी जगत शब्द का इस्तेमाल किया है जो गौरतलब हो। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये जो 1860 के बाद का दशक है जहाँ की फोटोग्राफी और लिथोग्राफिक प्रिंट्स जो पॉपुलर प्रिंट्स हैं वो बहुत तेजी से फैल रहे थे। तो वो हमें वो भी ध्यान रखना होगा जिसके बारे में भी पिछले 10 साल में बहुत से इतिहासकारों ने काम किया है। उससे कुछ साल पहले भी तप्ती गुहा ठाकुराता ने आर्ट हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बंगाल के ऊपर काम किया। उससे पहले पार्था मित्तर ने काम किया जो बंगाल महाराष्ट्र बाकी जगहों से भी उदाहरण पेश करते हैं। और फिर एक बड़े इतिहासकार जो महत्वपूर्ण हैं क्रिस्टोफर पिनी, उन्होंने काफी हमारी समझ बढ़ाई है
लेकिन और उन्होंने भी, जैसा कि मैं ये राधेश्याम कथावाचक का उदाहरण देते हुए इंटरटेक्सुअलिटी की बात मैं कर रहा था, तो क्रिस्टोफर पिनी भी वो एक टर्म का प्रयोग करते हैं, इंटरऑक्यूलर ट्रैफिक। मतलब जहां जो ये पिक्टोरियल रजिस्टर्स हैं वो एक जगह से उसके रूप, उसके अवयव, उसके संकेत और उसकी तकनीकी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, प्रिंट से लिथोग्राफी और फिर इस तरह से। तो एक जिसको आप कह सकते हैं विजुअल डेंसिटी, उसके लिए हिंदी में शायद दृश्य का एक अनूठा संसार बन रहा है, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। लेकिन इस पूरे ये जो दोनों ही डिस्कोर्स है, हिंदी का डिस्कोर्स या हिंदी उर्दू के कंट्रोवर्सी का डिस्कोर्स, हिंदी के साहित्य का इतिहास, और दूसरे तरफ जो पिक्टोरियल रजिस्टर्स का इतिहास है, जो विजुअल रजिस्टर्स का इतिहास है, इन दोनों में बहुत सी बातें छूट जाती हैं। बहुत से सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, जिसकी तरफ मैं कोशिश कर रहा हूं उन सवालों से उलझने का। एक तो ये कि जैसे हिंदी का साहित्य जो इस समय 1860 के दशक से जो प्रिंट्स आ रहे हैं, उसमें अक्षरों के साथ सब चित्रों का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या हम बस महज अक्षर पढ़ें और जो चित्र जो काम कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से अक्षरों को, प्रिंट को, इन किताबों को सजाया संवारा गया है, उनकी पूरी उपेक्षा कर दें? क्या उनका अर्थ के उत्पादन में और जिस तरह से पाठकीय जो अनुभव होता है किताब को पढ़ने का, उसमें उनका कोई योगदान नहीं है? मैं ऐसा नहीं मानता हूं, और मैं मानता हूं कि उनका काफी योगदान रहा है, और बहुत सी तरीके से प्रकाशक, लेखक चित्रों को बहुत सोच समझ कर प्लेस कर रहे हैं इस दौर में भी। तो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए, उसकी तरफ उसे कहीं अपने जो एनालिटिकल फ्रेम है उसमें लाया जाए, शामिल किया जाए। तो इतिहास, साहित्य का जो इतिहास है वो महज अक्षरों का इतिहास न हो। इसी तरह जब क्रिस्टोफर पिनी या आर्ट हिस्टोरियंस, दूसरे आर्ट हिस्टोरियंस जो विजुअल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ देवनागरी जगत के जो साक्ष्य हैं वो नदारद हैं। जहाँ वो वर्नाकुलर सोर्सेज, रजिस्टर्स का उपयोग भी करते हैं, तो वो अधिकतर बंगाल या फिर कुछ हद तक महाराष्ट्र से आते हैं। तो मैं इसमें दिलचस्पी नहीं रखता हूं कि ये क्यों नदारद हैं। वो एक हिस्टोग्राफी के पॉलिटिक्स की ओर ले जा सकता है, लेकिन यदि नदारद हैं तो उसको किस तरह से मीनिंगफुल बनाया जाए, उसको किस तरह से उसके साथ इंगेज किया जाए, वो मेरा सवाल है। तो इस तरह से यदि कहें तो दो अहम सवाल जो मैं उठा रहा हूं वो ये है कि देवनागरी जगत में चित्रों के साथ क्या हो रहा है, और दूसरा देवनागरी के साहित्य में या फिर व्यापक स्तर पर भी पूरे विमर्श में चित्र और अक्षर के बीच का क्या संबंध रहा है। और इन दोनों सवालों को उठाने का उद्देश्य ये नहीं है कि जो कुछ छूट गया है उनको शामिल कर लिया जाए, लेकिन किस तरह से जब हम कुछ नई बातें शामिल करते हैं और इस अक्षर और चित्र के संबंध को देखने की कोशिश करते हैं, तो उससे आधुनिकता या साहित्य के इतिहास में हमारी जो समझ है वो किस तरह से अलग होती है, इस पे भी पड़ताल की जाए। हमारे सवाल किस तरह से बदल जाते हैं। तो इन सवालों को उठाने का कितना समय होगा? 5 मिनट। अच्छा, तो अच्छा, हाँ, मैं थोड़ा समय प्रबंधन में मैं थोड़ा कमजोर रहा हूँ,
तो मैं ये सवाल अभी बहुत समय नहीं है, तो फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और वापस आएंगे। लेकिन जो मैंने कहा कि जब हम ये सवाल उठाते हैं, नई बातों को शामिल करते हैं, तो मेरा उद्देश्य इससे यह भी दिखाना है, जिसपे जाहिर सी बात है कि अभी बहुत आगे बात नहीं हो सकेगी, लेकिन कि जो पिक्टोरियल है, जो चित्र है और जो दृश्य है, जो विजुअल है, इसके बीच का जो अंतर है, इसके बीच के अंतर को भारतीय कॉन्टेक्स्ट में उसको व्याख्यायित किया जाए। और ये अंतर बड़ा मानीखेज हो जाता है जब हम इसको आधुनिकता की तरफ जाएंगे और वहाँ आधुनिकता के ज्ञान मीमांसा की तरफ जाएंगे, जहाँ की आधुनिकता ने हमेशा देखने को जो आई है उसको प्रिविलेज किया है। इसीलिए हमेशा वहाँ उस ज्ञान मीमांसा में डिमॉन्स्ट्रेशन को अधिक तरजीह दी जाती है, और इसीलिए पूरा पॉजिटिविज्म और पूरा साइंस का की जो पूरी लीनियज है वो वहां तक जाती है। जबकि यहाँ पर यहाँ एक और जो लेख है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो सांड्रे फ्राइटेक का है, और उन्होंने भी इस इलाके पे काम किया है, देखने के इलाके पे। और वो कहते हैं कि देखना कैसे वेज ऑफ सीइंग इज ऑल्सो वेज ऑफ नोइंग, जानने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। लेकिन जो मैं उनकी बात से सहमत होते हुए ये भी इशारा करना चाहूंगा, अब तो बस इशारा ही हो सकता है, कि देखना जो वेज ऑफ सीइंग है वो बहुत हद तक वेज ऑफ बिलीविंग की तरफ यहाँ ओरिएंटेड है। और जब हम ये वेज ऑफ नोइंग से वेज ऑफ बिलीविंग की तरफ जाते हैं तो एक बड़ा क्षेत्र खुल जाता है, जहाँ की विश्वास, रिलीजियोसिटी, कल्चरल बिलोंगिंगनेस, ये सारे ओपन होते हैं, ये मुद्दे। तो अभी मैं बहुत बात न करके कुछ चित्र दिखाना चाहूंगा, लेकिन ये जो फर्क है वो इसलिए जरूरी है कि ये महज चित्र के जरिए इतिहास की बात नहीं है, ये चित्र से आगे जाने की बात है। तो यदि मैं इसको सूत्रबद्ध करूं तो 3 स्तर पर मेरा यह प्रयास है। एक, देवनागरी जगत में जो चित्र हैं, जो भी आप देखेंगे, उसकी बात हो। दूसरा, चित्र और चित्र के बारे में जो बातें लिखी गई हैं उनकी बात हो, ये दूसरे स्तर पे। और तीसरा, कि देखने के ऊपर जो विमर्श है उसकी बात हो, जो महज चित्र की विमर्श नहीं है। तो मैं यहाँ अपनी बात रख के फिर आगे और बातचीत में बात होगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ आप लोगों को जो फोटोग्राफ्स हैं, चित्र हैं, उनसे बात करें, और 5-7 मिनट में, यदि आपकी अनुमति हो तो 5-7 मिनट में। ये जैसा मैंने बताया, ये तो हिंदी प्रदीप है। ये आला खंड है, और इस तरह के आवरण 1860 से 1890-95 के बीच आप पाते हैं। इसमें भी जो प्रिंट का क्वालिटी है वो फर्क होता है। जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग हाउस में जो छपी हुई थी उनका जो क्वालिटी था वह निश्चित रूप से अधिक अच्छे थे, और वो 1850 के दशक से ही बहुत साफ क्वालिटी के वो नजर आते हैं, जबकि जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनका काफी उतना अच्छा नहीं। ये आप देखिए कि कैसे चित्र को एक कहानी
कहानी का या उसके किरदारों को एक्सप्लेन करने के लिए चित्रों का इस्तेमाल किया जाता था उस समय। जैसे यहाँ है यह तस्वीर उस्तानी और लड़कियों की, तो मज एक एक्सप्लेनेटरी एक सब्स्टिट्यूट के रूप में ये दूसरा आवरण पृष्ठ है। यहाँ एक पूरे पेज का में आप देख सकते हैं कि ये जो पहले मिनिएचर फॉर्म ऑफ पेंटिंग था, जिसमें कि एक ही पृष्ठ पर 3-4 अलग अलग थीम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये गणित की किताबों में किस तरह से डायग्राम्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये गोपीचंद भरथरी, ये भी पॉपुलर ट्रैक्ट है। ये तीर्थ निर्णय है, यहाँ पर कैसे इस्तेमाल हो रहा है, हाथ में पाम में आप अलग अलग देख सकते हैं। यह तस्वीर दिवाली की है, यह भी इसी समय का है। और दूसरी तरफ आप देखें, यह तस्वीर वो है जो हिसाब कर रही है। तो किस तरह से स्टीरियोटाइप्स का एक तरह से कह सकते हैं कि इमर्जेंस हो रहा है, विजुअल स्टीरियोटाइप्स का, जो आगे और आप देखेंगे। काफ़ी इम्फेसिस दिया जाता था, जबकि किताबें या संस्करण तस्वीर के साथ आती थी। तो इसके बहुत सारे बेताल पचीसी के संस्करण आए, तो उससे अपने को अलग करने के लिए ये दिया है बेताल पचीसी तस्वीर। यहाँ जैसे जो मैंने पहले बताया था गणित के किताब का कैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल एक ये दिखाया गया है स्केच। ये सुख बहत्तरी है, ये अलाउदल से है। यहाँ चित्रों का आप शायद नहीं पढ़ पा रहे होंगे, चित्रों को एक और भी तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, एक टू गिव ए काइंड ऑफ टू ऑथेंटिकेट द स्टेटमेंट। जैसे यहाँ है, ये तुलसी रामचरितमानस में है, और यहाँ लिखा है कि देखिए, इस भय से कि कदाचित कोई इसे असंभव समझे, गोसाई जी के हाथ की लिखी हुई प्रति के 10 पृष्ठ का फोटोग्राफ भी पुस्तक में लगा दिया गया। तो एक क्लेम को सब्सटेंशिएट करने को उसके आधार पे जो विजुअल है वो एक क्लेम मेकिंग का एक तरीका इसी का हम लोगों ने पहले देखा था, वो हाथ वाला तिथि पत्रिका, ज्योतिष से संबंधित बहुत सी इस समय प्रिंट आए। तो यहाँ जिस तरह का मैंने एक पहले भी विज्ञापन का जिक्र किया था कि उसी तरह का है। देखिए मथुरा जी की अपूर्व कारीगरी, देव दर्शनी अंगूठी। मतलब आप अंगूठी मंगा ले तो आपको सभी तीर्थों के जो पुण्य हैं वो मिल जाएंगे। चित्रावली का जो बाजार है चित्रों का, उसके बारे में है। ये तो 1923 से है और उसका विज्ञापन है। इसमें बहुत बढ़िया 16 चित्र हैं। ये भी उसी तरह का। वो चित्र नहीं होंगे आपके पास? नहीं, वो चित्र नहीं है लेकिन वो काफी बाद का है, तो वो उतना ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। ये भूगोल के में जो बात मैं कह रहा था कि देखने के तरीके जो चित्र की बात से अधिक है, वो भूगोल के जो पाठ्यक्रम थे, पाठ्यपुस्तक थे, वहाँ पर बहुत अधिक उसका बल था कि किस तरह से आप
छात्रों को बाहर ले जाएं, छात्रों को दिखाएं, और तो देखने और ज्ञान के बीच, विज्ञान के बीच का जो संबंध है वो वहाँ बहुत, उसी की एक भूगोल के किताब की ये भूमिका है। हम लोग अभी बहुत आगे तो उसमें नहीं जा पाएंगे। ये कैलेंडर है, किस तरह से जो दैनिक जो देखने का जो तरीका था वो कैसे, ये 1919 का कैलेंडर है। ऑब्वियसली बहुत सारे नेशनलिस्ट मार्कर्स आप यहाँ देख सकते हैं। ये 1900 देवनागरी जगत में कहें तो 1910 के आसपास से काफ़ी अच्छे कलात्मक चित्र आपको देखने को मिलेंगे। ये इंदु 1911 से, इनफैक्ट उससे पहले भी जब सरस्वती में आपको कुछ बहुत अच्छे चित्र मिलेंगे। और यहाँ जो बात मैं पहले कह रहा था कि एक कैथोलिक टेस्ट की बात, विविधता है, तो हिंदी प्रदीप में भी फोटोग्राफी के ऊपर बड़ा लंबा आर्टिकल है। सरस्वती के शुरू के अंक में, पहला या दूसरा, बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, उसमें फोटोग्राफी को लेकर 2 अंकों में बड़े लेख थे। तो साहित्य मतलब महज एक संकुचित कविता, कहानी, नाटक नहीं होकर, एक जो संपादक थे वो, उनका बल था कि एक टेस्ट, पाठकों के टेस्ट को रिफाइन करें, उसका निर्माण करें, जिसमें किस, ये फोटोग्राफ नहीं है, ये ड्राइंग है। ये संध्या तारा का स्केच है। बिहार एंजल प्रेस ने अपने क्लेम को दिखाने के लिए कि वो बहुत अच्छा छापते हैं, अपने जो छापा यंत्र था उसी का फोटो निकाला। ये 1910 के बाद 1912-13 के भागलपुर से निकलता था, और बहुत अच्छे इसके, ये भी भारत रत्न 25 सुंदर हाफ टोन चित्रों के साथ उसका ये विज्ञापन है। ये वंदे मातरम, भिखाजी कामा, यहाँ पर देवनागरी में आप देख सकते हैं वंदे मातरम लिखा हुआ है। ये महज एक दिखाने के लिए। ये श्री कमला, ये भी 1900, ये बिहार एंजल प्रेस से निकलता था। और एक तरह से कह सकें तो देवनागरी जगत में भारत माता का तस्वीर के साथ ये पहला, इसे कह सकते हैं, ये बाल सखा, ये भी वहीं से है। ये भी श्री कमला, इसके चित्रों का जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं कि कितना काफ़ी सौंदर्य बोध को लिए हुए चित्रा का चित्रलेखन। ये श्री कमला का आवरण पहला कंटेंट पेज है। इसमें बहुत हद तक आपको मॉडर्न रिव्यू यदि जो देखे होंगे उसका एक वानगी मिलेगा श्री कमला में, काफ़ी हद तक इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक। उसमें एक ये कार्टून भी, ये भारत के अमीर कार्टून, वैसे हिंदी पंच नाम की एक कार्टून मैगजीन हुआ करती थी, जो 1883 में एक पारसी एडिटर थे बरजोरजी नौरोजी, वो बॉम्बे से निकालते थे, लेकिन उसका महज नाम था हिंदी पंच। उसमें गुजराती, पारसी और अंग्रेजी में ये इन तीनों भाषाओं में टेक्स्ट लिखे होते थे। लेकिन जब 1928 में फिर से हिंदी पंच निकलना शुरू हुआ और जब संपादक बदल गए थे, तो फिर आप देखेंगे कि उसमें हिंदी, देवनागरी में भी हिंदी पंच हैं। तो ये एक बड़ा अनलीनियर सा हिस्ट्री है, जहाँ की जो आपको फॉर्म्स और जो सिंबल्स हैं जो वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो लीनियर फैशन में नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या लीनियर क्रोनोलॉजिकल फैशन को डिफाई करते हुए कर रहे हैं, जिसको उस तरह से अप्रिशिएट करने की ज़रूरत हो जाती है।
हिंदी पंच का आपने डेट क्या बताया? हिंदी पंच शुरू तो हुआ था 1883 में, लेकिन उस समय वो उसका हिंदी से कोई लेना देना नहीं था, और 1928 में फिर शुरू हुआ। ये भी श्री कमला, इसमें कार्टोग्राफिक और जो बॉडी है जिसके ऊपर सुमति ने काफी लिखा है, सुमति रामास्वामी ने, तो उसका देवनागरी जगत में आप देख सकते हैं कि ये भी उसी के कुछ उदाहरण हैं। ये जो मैं पहले जो दिखा रहा था, तो ये कहीं ना कहीं हमें उस हिंदी उर्दू जो कंट्रोवर्सी है उस इतिहास की ओर ले जाता है, और यहाँ किस तरह से क्लेम मेकिंग हो रहा है। आप देखें कि देवनागर जो देवनागरी से ही सारी जो दूसरी लिपियां हैं वो बरस रही हैं, तो सभी लिपियों का स्रोत देवनागर हो जाता है। और उतना ही नहीं, किस तरह से जो मैंने पहले कहा विजुअल स्टीरियोटाइप्स गढ़े जा रहे हैं, तो हर जो लिपि है उसके नीचे आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और तो उस तरह से एक वेशभूषा की, यदि आपको पारसी पर है तो वो उस तरह से, गुजराती है तो उस तरह से, तो एक देखने का जो हमारा चौकठा है, फ्रेम है, उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके लिए ये बेहतरीन दृश्य था। अब मैं खत्म ही कर रहा हूँ। ये आर्य कैलेंडर जो पहले हम लोगों ने देखा था उसी का दूसरा हिस्सा है। ये देखने का जो नजरिया है वो किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ देखिए, स्त्री पुरुष गठजोड़े से गंगा जी में नहा रहे हैं, अर्थात यहाँ ये जो टेक्स्ट है वो ये है कि यदि एक आदमी तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, महिलाएं अकेले तीर्थ यात्रा पर न जाएं, वो हमेशा पुरुष के साथ जाएं, तो उसको दिखाने के लिए ये यहाँ एक माता जी का मैडम के साथ कंपेयर किया गया, और वेशभूषा और किस तरह से उसका आप देख सकते हैं। ये किस साल का इलस्ट्रेशन होगा? ये 1920 के आसपास का बात का है। सदन जी, हम आपसे निवेदन करेंगे। और ये मैं अंतिम ये खत्म करता हूँ, और ये 1923 के आसपास का है। यहाँ ये चित्र है जिसमें दिखाया गया सुगर बालक के 12 काम, कि किस तरह से जो एवरीडे जो एक्टिविटीज हैं उसको एक तरह से ओरिएंट करने का प्रयास यहाँ हो रहा है, कि यदि आप अच्छे बालक हैं तो आप ये सब काम करें, इस तरह से आप अपने को। थैंक यू।